जब किसी भी पक्ष में पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के ही मामलों में मैं ये कहना चाहूँगा, जब दोनों में डिस्प्यूट अराइज होता है तो किस प्रकार से दोनों में ये संतुष्टि की जाए कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, तो ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी के साथ में सबसे पहले जब किसी में डिस्प्यूट अराइज होता है, अगर जो डिस्प्यूट अगर थोड़ा बहुत है, ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो पत्नी के द्वारा सबसे पहले सेक्शन 12 के DV एक्ट का मामला फाइल किया जाता है, जहाँ तक भी मैंने देखा है। अगर जो वहाँ से भी अगर जो कोई भी सही तरीके से अगर जो रेमेडी नहीं मिल पाती है, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है दोनों पक्षों के बीच में, तो फिर अंत में एक नेक्स्ट स्टेप आता है जो FIR दर्ज की जाती है 85 BNS में, जो उसके साथ में अन्य जो धाराएं होती हैं, कुछ सही भी होती है कुछ झूठी भी होती हैं। ज़्यादातर मामलों में मैंने जो देखा है कि कुछ तथ्य को बढ़ा चढ़ा के ही लिखा जाता है, जिससे ये पता चले कि क्या क्या और कितनी कितनी तकलीफ़ों के साथ में पत्नी गुजरी है। इसी के साथ में और अगर जो यहाँ तक भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है, तो फिर पत्नी के पास एक ऑप्शन और बचता है कि वो सेक्शन 144 BNSS की यानी कि मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए वो मुकदमा फाइल करती है। उसमें ये फिर महसूस किया जाता है कि अब ये इस तरीके की कोई भी कंप्रोमाइज़ होने की अब संभावना बहुत ही गंभीर हो चुकी है, अब संभावना बिल्कुल भी नहीं बची है। अब जब यहाँ तक तीनों मुकदमे चलने लगते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी आने लगते हैं अपनी अपनी डेट पे, जो उनकी प्रोसीडिंग है, जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो चलता रहता है। जब अंत में किसी भी तरीके से कोई भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, दोनों ही पक्ष को जब ये लगता है कि हमने जो मुकदमे किए हैं उनमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, हम भी जा रहे हैं, हस्बैंड भी आ रहा है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग दिन ब डे जो उनका प्रोसेस है वो अपना फॉलो करके आगे की डेट मिलती रहती है। जो एक आम नागरिक है, जो आम व्यक्ति है, जिसको एक कानून की इतनी अधिक जानकारी नहीं है, उसको ये लगता है कि हम केवल कोर्ट में जाते हैं तो केवल वहाँ जाके केवल हमको डेट मिल जाती है, और डेट के मिलने के अलावा कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी रेमेडी नहीं मिलती है। इसी के साथ में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या क्या जो छोटी छोटी जो अगर जो इनिशियल में जो गलतियां या जो मिस्टेक जाने में या अनजाने में जो हो जाती हैं, उसको किस तरीके से सही करना चाहिए, या क्या आप प्रोसेस अडॉप्ट करके इस तरीके की जो मिस्टेक है आप उनसे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ये जानकारी अपने निकटतम संबंधियों को, अपने मित्रगणों को पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें, जिससे और लोगों को भी इस तरीके की जानकारी का फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की अगर जो एक्टिविटी अगर जो आपके साथ भी हो रही है और ये सब सारी घटनाएं आपके साथ भी सब घटित हो रही हैं, आपने सारे केसेस फाइल भी कर लिए, या पत्नी के द्वारा फाइल किए गए हों या आपके द्वारा फाइल किए गए हों, वो अलग क्या विषय है। और अगर जो आप डिवोर्स का मुकदमा फाइल करने जा रहे हैं, और डिवोर्स के केस में मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जो 80% के आसपास जो मामले होते हैं वो हस्बैंड के द्वारा पेश किए जाते हैं, और जो बचे हुए 20% के जो केसेस हो जाते हैं वो महिलाओं के द्वारा पेश किए जाते हैं, यानी कि पत्नी के द्वारा फाइल किए जाते हैं। अब एक तथ्य जो विचार करने वाला बात यह है कि अगर जो हस्बैंड के द्वारा अगर जो इस तरीके का अगर जो 13 में यानी कि कंटेस्टेड डिवोर्स अगर जो फाइल किया जा रहा है, जाहिर से तौर पे अगर जो दोनों लोग एग्री होते म्यूचुअली डिवोर्स फाइल कर सकते, यानी कि अंडर सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट में। लेकिन अब जो विवाद है काफ़ी गंभीर हो चुका है, दोनों में किसी भी विषय पर, किसी भी तथ्य पे और किसी भी पॉइंट पे कोई भी किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ होने के लिए तैयार नहीं है। तो अंत में जो हस्बैंड को लगता है वो सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का मुकदमा फाइल करते हैं। लेकिन डिवोर्स का मुकदमा फाइल करने के साथ में एक चीज़ को वो लोग ज़्यादातर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब कंटेस्टेड डिवोर्स भी दो तरीके का माना जाने लगा है। एक कंटेस्टेड डिवोर्स सिंपली फाइल कर देते हैं, और एक कंटेस्टेड डिवोर्स इस तरीके का होता है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात है और ज़्यादा उसमें कंसीडर करने की बात है। सिंपली डिवोर्स में जो हस्बैंड के द्वारा पेश कर दिया जाता है, उसको नोटिस जाती है, अपीयर एक नोटिस पे पत्नी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उसको आगे अपीयर होने के लिए कोर्ट की तरफ से सम्मन भेजा जाता है। अगर ये 2-3-4 बार ये प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, अगर जो वाइफ अपीयर हो जाती है उस केस में तो मच बेटर है, नहीं अपीयर हो पाती है तो अल्टीमेटली जो कोर्ट है वो जो हस्बैंड है उनको एडवाइस करती है कि आप पेपर में गजट करा दीजिए। पेपर में गजट कराने के लिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा तरीके से और एक बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि जो नेशनलाइज पेपर हो जाते हैं, नेशनलाइज न्यूज़पेपर है, उसमें आपको गजट कराना है, यानी कि पब्लिकेशन कराना है कि सच एंड सच केस आपके विरुद्ध सच एंड सच पर्सन के द्वारा योजित किया गया है।
अच्छा, एक तथ्य और है, अगर जो इस तरीके के साथ में सिंपल डिवोर्स कंटेस्टेड ना फाइल करके अगर जो आपने डिवोर्स तो वैसे ही फाइल किया जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है जो कि मैंने पहले बताया कि उसमें कंसीडर ज़्यादा करना पड़ता है, आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आपने डिवोर्स फाइल कर दिया है, आपको सेक्शन 26 में अगर जो आपके साथ बच्चे हैं या बच्चे अगर जो पत्नी के साथ रह रहे हैं या अगर जो हस्बैंड के साथ रह रहे हैं तो सेक्शन 26 में आप चाइल्ड विजिटिंग यानी कि अपने बच्चे से मिलने के लिए आप उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जब तक कि ये एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाएगी, आपके जो एप्लीकेशन जो आपने केस किया गया डिवोर्स पे, उस तथ्य पे कोई भी बहस या कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। सबसे पहले अगर जो आपने एप्लीकेशन दी है ये 26 की, ये इसका पहले डिस्पोजल होगा कि आपको अपने बच्चे से मिलने दिया जाए या नहीं मिलने दिया जाए। और इसी के साथ में अब एक चीज़ और है, या ये चीज़ आपने डिस्पोजल कर दी है, या आम भाषा में कहेगा जो आपने जो केस को जिसने भी पक्ष ने दाखिल किया उसको तो जल्दी होगी, लेकिन जिसके विरुद्ध दाखिल किया गया जो दूसरा पक्ष है उसको ये लगेगा कि थोड़े दिन तक चलता रहे, जो आम भाषाओं में कहेंगे कि इसको थोड़ा लटकाए रखना है। तो उस तरीके में सेक्शन 27 में आप जो पत्नी के द्वारा है वो पति से आप उसमें अपना स्त्रीधन क्लेम कर सकती हैं कि हमको सच एंड सच अमाउंट का, या हमें अपने जीवन यापन करने के लिए जो हमारे पास एक दैनिक मूलभूत सुविधाएं जो हमें नहीं मिल पा रही वो हमको दिलवाई जाए। हमारा जो स्त्रीधन है इनके जो घर में यानी कि ससुराल में रखा हुआ उसको हमको दिलवाया जाए, अन्यथा वो अननेसेसरी उसकी केयर नहीं होगी और वो दिन ब दिन खराब होता जाएगा। इसी के साथ में अगर जो पति के द्वारा अगर जो डिवोर्स का मुकदमा यानी कंटेस्टेड डिवोर्स में अगर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में अगर जो डिवोर्स का मुकदमा फाइल किया गया, हस्बैंड ने फाइल किया है वाइफ के विरुद्ध और वाइफ अपीयर होके आती है, तो उसमें वाइफ को सबसे पहले ये करना चाहती है, अगर जो आपको सही तरीके से अगर जो कंटेस्ट करना है तो सेक्शन 24 में आपके जो मेंटेनेंस आपको लेना है इस बात का कि जो हम इतनी दूर से हमारा जो कन्वेंस चार्ज है, ये हम दूसरे शहर से आते हैं उसका चार्ज है, या हम दूसरे राज्य से आते हैं उसका आने जाने का जो खर्चा है हमको हस्बैंड से हमको पहले दिलाया जाए, जिससे हम कोर्ट के सामने हम सही तरीके से सही समय पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। अगर जो हमको हस्बैंड से बतौर मेंटेनेंस जो कि एक वाद का खर्च है जो हम मुकदमे में कंटेस्ट करने आते हैं उस मुकदमे का खर्च भी हमको हस्बैंड से दिलाया जाए, इस बात की एप्लीकेशन आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और इस माननीय न्यायालय के द्वारा इस जो एप्लीकेशन है इस पर सबसे पहले डिस्पोजल होगा। इस एप्लीकेशन पे सबसे पहले सुनवाई होगी कि आपको आपके जो वाद का खर्च है वो दिलाया जाए अथवा नहीं दिलवाया जाए। तो इस तरीके की अगर जो ये एक्टिविटी और ये एप्लीकेशन आप फाइल करके आप अपने जो हस्बैंड है इस तरीके से आप उनसे वाद का खर्च भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि सेक्शन 24 और सेक्शन 26 की जो एप्लीकेशन है ये डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले माननीय न्यायालय इन एप्लीकेशनों का जो भी आपने एक साथ दिया हो या अलग अलग दिया हो इन एप्लीकेशन का सबसे पहले डिस्पोजल पहले होगा और ये पहले तय किया जाएगा कि आपको जो चाइल्ड विजिट कराने का जो राइट है वो आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो माननीय न्यायालय सबसे पहले ये निष्कर्ष निकालेगी, वो इस बात का डिस्पोजल करेगी आपको चाइल्ड विजिटिंग और या फिर आपका वाद का खर्च आपको सबसे पहले मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए। और इसके साथ में अगर जो सेक्शन 26 या सेक्शन 27 इसके अंतर्गत अगर जो आपने कोई अगर जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो वो प्रार्थना पत्र कोर्ट चाहे तो उनको पेंडिंग रख सकती है कि हम उसका जो डिस्पोजल है जो जजमेंट होगा उस जजमेंट के साथ में इस एप्लीकेशन का भी हम डिस्पोजल कर देंगे। या इस तरीके से अगर जो कोर्ट चाहे एप्लीकेशन है सेक्शन 25 और सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट की ये जजमेंट के साथ में आपकी एप्लीकेशन और पूरे मुकदमे का जो एक निर्णय है वो दोनों एक साथ कर सकती है। अगर जो कोर्ट में अगर जो आप चाहते हैं कि अगर जो पत्नी की तरफ से जाहिर से तौर से आपका वाद का खर्च और जो चाइल्ड विजिटिंग का जो राइट है उसको तुरंत दिलवा देना चाहिए तो आपको इस तरीके की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा अंत तक देख ही लिया है तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और शेयर करें अपने निकटतम जो भी सगे संबंधियों अपने फ्रेंड में या अपने जो रिलेटिव में, जिससे और लोगों को इस तरीके की जानकारी प्राप्त हो सके जिससे वो अनुचित या सही जानकारी के अभाव में गलत निर्णय ना लेने पाएँ। और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हाँ वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।